नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 30 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who's named as chairperson of United Nation Air Transport Committee। तो आप सभी ने आंसर दिया था सैफ अली जुनेजा, और सैफ अली जुनेजा ही सही आंसर है। ये भारतीय हैं, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच फर्म वॉन बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड 2022। जो सैटर्न अवार्ड है, इसको ये इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है, जिसमें किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म घोषित किया गया। आंसर होगा ये भारत की है RRR को। RRR को बेस्ट फिल्म का दर्जा मिला है। आप यहाँ पर दोनों एक्टर को देख सकते हैं। ये दोनों एक्टर RRR में मेन लीड कर रहे थे। RRR फिल्म को RRR फिल्म को SS राजमौली ने बनाया था। आपको बता दूं, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का ऑनर मिला है। कहां पर? सैटर्न अवार्ड 2022 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो ये अवार्ड की सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराई गई है लॉस एंजलिस में। याद रखेंगे, 1200 करोड़ का टोटल बिजनेस किया था RRR ने। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, श्रीलंका के ऑथर हैं सेहान करुणातिलका, जो कि ब्रिटेन के बुकर प्राइज 2022 को जीते हैं। तेलंगाना की हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स में किसको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है। US से बिलोंग करते हैं, बेन S बर्नांके, डॉगलस W डायमंड, फिलिप H डाइगविक। और अगर बात करें पीस में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो एलिस ब्लेंड्सकी मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को यह अवार्ड मिला है। अगर बात की जाए लिटरेचर में तो एनी एर्नॉक्स फ्रांस की ये ऑथर है, इनको यह अवार्ड मिला नोबेल का। और नोबेल की बात करें तो नोबेल केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन बेंटोजी, मॉर्टन मेरिडन, बैरी शार्पलेस। और अगर नोबेल प्राइज फिजिक्स में बात करें तो एलन एस्पेक्ट्स, जॉन F क्लॉजर, एंटोन जिलिंजर को यह अवार्ड मिला। अगर नोबेल प्राइज मेडिसिन में बात करें तो स्वंते पावो को यह अवार्ड मिला है, स्वीडिश साइंटिस्ट हैं ये। माधव हड्डा को 32 नंबर का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल फॉर फार्मर्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर होगा सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किया है किसने? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। या आप नवीन पटनायक की तस्वीर देख रहे हैं। आपको बता दूं, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, जिन्होंने एक क्रेडिट पोर्टल सफल को लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स। आपको बता दूं, फार्मर्स को जो उनकी एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट पोर्टल के माध्यम से लोन वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा सिंपल दरों में। आपको बताऊं, ये ओडिशा सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकें। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। अब स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, कर्नाटका की कैबिनेट जो कि रिजर्वेशन SC और ST की कम्युनिटी का बढ़ा चुकी है। तेलंगाना की हैदराबादी हलीम है, एक खाने वाला प्रोडक्ट है जो कि मोस्ट पॉपुलर GI का अवार्ड इसको मिला। पंजाब की गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
पहली सस्पेंशन ब्रिज को कृष्णा रिवर पर डेवलप करेगी। तमिलनाडु जो कि जल जीवन मिशन टारगेट 2022 के अंतर्गत ऐसा स्टेट बना जिसने इस टारगेट को अचीव कर लिया और ये इकलौता ऐसा स्टेट बना है। महाराष्ट्र में मुंबई एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस को हिमाचल प्रदेश से इनॉग्रेट किया। बीडी मिश्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऑलरेडी गवर्नर हैं, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय के गवर्नर का। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सफारी पार्क को गुरुग्राम में डेवलप किया गया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें 7 महीने का करंट अफेयर कवर किया गया है। आपके करंट अफेयर की जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द इंडियन एयर फोर्स इज सेट टू कम अप इन विच सिटी। तो भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी। आपको बता दूं, अभी तक क्या हो रहा था कि भारत ऐसी सुविधाओं को खरीदता था, किसी और देश से खरीदता था, लेकिन आपको बताऊं पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो चुकी है एयरबस के साथ। आगे एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जो ये प्लांट है जहां पर ये सुविधा डेवलप होगी, जहां पर परिवहन विमान का निर्माण होगा, ये वडोदरा में होगा। कहां पर? वडोदरा में। गुजरात की एक सिटी है जिसमें C295 का डेवलपमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये विमान है जिसमें 40 तो पैरा करने वाले, पैरा जो मतलब ऊपर से छलांग लगाते हैं, पैराशूट उनका खुल जाता है, उनको लेकर चल सकते हैं। और 70 के आसपास एक नॉर्मल जो यात्री हैं उनको यहाँ पर लोडिंग हो सकती है। आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में प्रोवाइड कराने के लिए इंडियन एयरफोर्स को ये जो C295 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको प्रोवाइड कराने के लिए इस सुविधा को वडोदरा में स्टार्ट किया है। मतलब वडोदरा में इसका एक प्लांट बनेगा। टोटल एयरबस के माध्यम से, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है, इसके माध्यम से ये भारत सरकार ने 56 एयरक्राफ्ट की डील की थी, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट इनको 2023 से 25 तक एयरबस के द्वारा वहां से, जहां इनकी अपना प्लांट है वहां से आएगी। नीदरलैंड में है वैसे तो, नीदरलैंड से आएंगे और भारत को मिल जाएंगे। लेकिन 40 एयरक्राफ्ट भारत के यहां पर खुद बनेंगे, जो कि कहां बनेंगे? वडोदरा में। और इसमें कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है? भारतीय प्राइवेट कंपनी। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यहां पर इन्वॉल्व होगी एयरबस डिफेंस स्पेस के माध्यम से। बाद में जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस प्लांट का यूज भारत एयरबस के साथ ऐसी डील करेगा कि वो विदेशों में भी, दूसरे देशों को भी इन एयरक्राफ्ट्स को बेच सकता है। और साथ साथ भारत में अगर कोई और प्राइवेट संस्था चाहती है तो उनको भी बेच सकता है। तो एयरबस की पूरा प्लांट यहाँ डेवलप होगा। कहाँ पर? वडोदरा में। आपको याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल इंटरनेट डे हम 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आजकल। सारे काम, पढ़ाई से लेकर स्टार्टिंग का जो हमारा डे होता है वहाँ के सारे कामों से लेकर आखिरी में सोते तक हमें सारे काम इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। इसीलिए इंटरनेट हमारे जीवन में एक अहम रोल अदा कर रहा है और इसके क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला इंटरनेट कनेक्शन कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1969 में ऑब्जर्व किया गया। आपको बता दूं, इस डे को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 2005 से। और ये जो पहला इंटरनेट जो सर्विस थी उसका नाम क्या था? तो आरपानेट नाम था। आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहली बार इंटरनेट 1969 से स्टार्ट हुआ था। इंटरनेट होता क्या है? तो नेटवर्क के अंदर नेटवर्किंग को ही हम इंटरनेट कहते हैं। इसका इंटरनेशनल डे हम 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं इस मंथ के। जैसे वर्ल्ड एथराइटिस डे हम 12 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं।
वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन, रूरल वुमेन हम 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2022 हम 17 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, और 17 अक्टूबर को ही वर्ल्ड ट्रॉमा डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हम 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर, पुलिस कॉम्बरेशन डे हम 21 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर और इंटरनेशनल एनिमेशन डे हम 28 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सिम्बेक्स इज अ मैरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। सिम्बेक्स एक मैरिटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। ये भारत और किस देश के बीच में होता है? आंसर होगा सिम्बेक्स, मतलब एस का मतलब यहां पर सिंगापुर है, भारत, आई का मतलब भारत और एस का मतलब सिंगापुर। मैरीटाइम आप इससे समझ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर और भारत के बीच में सिम्बेक्स नाम की एक एक्सरसाइज होती है, मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज होती है, जिसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया। 29th का एडिशन है ये, जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आपको बता दूं, इसको स्टार्ट किया गया था 1994 से। अब रिसेंटली में हमने जो डिफेंस का क्वेश्चन पढ़ा तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है 15th नंबर की, इन्होंने सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रेसिडेंट्स के बॉडीगार्ड्स को दिया है। इंडियन और यूएस की मिलिट्री ने टाइगर ट्रियम्फ एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया। न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया गया है सक्सेसफुली। मिशन डेफ स्पेस, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से लॉन्च किया। डेफ एक्सपो, डिफेंस एक्सपो 2022 को इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग हेल्ड हुआ है, कहां पर? गांधीनगर में। और इंडियन आर्मी ने एमओयू साइन किया है 11 बैंक के साथ, जिससे कि अग्निवीर की सैलरी को उनके अकाउंट्स तक पहुंचाया जाएगा। राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने मां भारत के सपूत नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गरुड़ 7th एयर एक्सरसाइज जॉइंटली कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री? तो गरुड़ 7 एयर एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया है भारत और किसके? फ्रांस के बीच में। तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच में एयर एक्सरसाइज है, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो आपको बता दूं, भारत में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, नाम है गरुड़ 7। भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। याद रखिएगा, गरुड़ एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया भारत के जोधपुर जो एयर फोर्स स्टेशन है वहां पर। याद रखेंगे 26 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। भारत की अगर बात करें एयर चीफ स्टाफ की, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो इस समय पर 27 नंबर के विवेक राम चौधरी जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई द रिसेंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा वॉज लॉन्च टू एक्सप्लोर विच प्लेनेट? नासा के हालिया प्रोजेक्ट में ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया? तो ड्रैगन फ्लाई को जो इस समय पर सैटर्न है, मतलब सैटर्न है, सैटर्न का पता लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया। सैटर्न की ये फोटो खींचेगा और आपको बता दूं, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लाने की इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कोशिश की जाएगी। जो ये प्रोजेक्ट है, ये सैटर्न के जो मून है टाइटन, वहां पर लॉन्च किया जाएगा। 2034 तक ये वहां पर 2034 तक ये ऑब्जर्वेशन करेगा और वहां से जितनी फोटोज वगैरह हैं वो लाने की कोशिश करेगा। तो याद रखिएगा, ये 13 ईयर तक पूरी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा फोटोज के माध्यम से, और हमारे साइंटिस्ट वगैरह यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं। इंडियन एयरफोर्स विच एयर कमांड वॉन एयर फोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप? तो किस एयर कमांड ने एयर फोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप जीती? आंसर होगा वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा, इंडियन एयर फोर्स की एक कमांड है उसके द्वारा
लॉन टेनिस, एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप को जीता गया। ध्यान रखना है, यहां पर आप जीतने वाली टीम की तस्वीर देख सकते हैं और यह जीता किसने? वेस्टर्न एयर कमांड ने। इंडियन एयरफोर्स की एक कमांड है जिसने एयरफोर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2022-2023 को जीता है। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट? तो कौन सा संस्थान भारत का रोजगार आउटलुक रिपोर्ट जारी करने वाला संस्था बनी है? तो रोजगार से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो किसने जारी की है? आंसर होगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को जारी किया गया। याद रखेंगे, जिसमें टोटल 2017 से लेकर 2022 तक का जो भी पीरियड रहा है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को किस डिपार्टमेंट में रोजगार मिला, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने इकट्ठा करके रिलीज की है। आपको बता दूं, इन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का यूज किया, इसमें एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का यूज किया, नेशनल पेंशन स्कीम का यूज करके इस पूरे डेटा को डेवलप किया है। याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा जो ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला जो आउटलुक इंडिया का एक रिपोर्ट है उसको इन्होंने जारी किया, जिस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में 2017 से 2022 तक कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो 5,81,56,630 नए लोग हैं जो कि ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत जुड़े हैं। मतलब ये सारी जो स्कीम उन्होंने बताई उसके अंतर्गत जुड़े हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द पैसिफिक टू होस्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस को किस पहले पैसिफिक कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।